गुड इवनिंग। मेरा नाम ऋषिकांत वैभव है और आज हम C3 साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली C3 साइकिल जो है वो वन ऑफ द प्रोमिनेंट मैकेनिज्म है फॉर कार्बन फिक्सेशन इन प्लांट्स। ठीक है। और यही कार्बन फिक्सेशन करके इसको रिड्यूस करके वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है, जो कि फोटोसिंथेसिस का फाइनल प्रोडक्ट बनता है कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है। अब जब आपने सीटी साइकिल का डायग्राम देखा होगा, आप बुक्स में इमेजेस देखे होंगे, तो आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेट सा लगा होगा। बहुत ही इधर उधर से एरो इधर उधर से जा रहे होंगे, आपको लगा होगा कि ये कितना ही कॉम्प्लिकेट सा साइकिल है। बट मेरी बात मानिए, सीटी साइकिल जो है बहुत ही सिंपल साइकिल है। और जब मैं अभी क्लास में अभी इसको समझाऊंगा, और भी आसान तरीके से समझाऊंगा और आपको समझ में आएगा, अच्छे समझ में आएगा कि मतलब ज्यादा उसमें रट्टा मारने या ऐसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ जाएंगे, आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्लांट में सिर्फ C3 साइकिल ऑपरेट नहीं होता। C3 साइकिल के अलावा C2 साइकिल, C4 साइकिल और कैम पाथवे, ये तीनों भी ऑपरेट होते हैं। बट इनका ऑपरेट होने का सिनेरियो जो है वो डिफरेंट होता है। लाइक टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, CO2 का कंसंट्रेशन लो हो गया, तो ये डिफरेंट सिनेरियो में ऑपरेट करते हैं और इनको अलग से डिस्कस किया जा सकता है। तो अभी फिलहाल हम अपना फोकस रखते हैं C3 साइकिल पर। ठीक है। तो C3 साइकिल जो है वो कैल्विन साइकिल, इसको हम कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। और ये अभी मैंने बताया कि प्राइमरी मैकेनिज्म है कार्बन फिक्सेशन का मेजोरिटी ऑफ द प्लांट्स। अदर नेम जो है C3 साइकिल का, वो डार्क रिएक्शन है, इसको हम कार्बन रिडक्शन साइकिल भी बोलते हैं। और इसको हम C3 साइकिल इसलिए बोलते हैं, ये भी एक है C3 साइकिल, इसको इसलिए बोलते हैं कि इसका जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है C3 साइकिल का, वो 3 कार्बन का बनता है। इसलिए हम इसको C3 साइकिल बुलाते हैं। ठीक है। और प्लांट्स के मेसोफिल शेल में होता है। ऑपरेट मतलब कहाँ पे ये ऑपरेट करता है? क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ, स्ट्रोमा में ऑपरेट करता है। ठीक है। यहाँ पे एक मैंने सिंपल सा डायग्राम ले रखा है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया। ये दो स्ट्रोमल लैमेला जो है वो दो थैलेक्वाइड्स को जोड़ने का काम करता है। ये एक थैलेक्वाइड हो गया, ये एक थैलेक्वाइड होगा। ये जो पोर्शन आया, इसको हम स्ट्रोमल लैमेला बोलते हैं। ठीक है। ये ग्रैना, ग्रैना क्या है? स्टैक्स ऑफ थैलेक्वाइड है, एक थैलेक्वाइड एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इसको हम बोलते हैं ग्रैना। ठीक है। एस्ट्रोमा जो भी ये वाटरी पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का, वाटरी पार्ट जो है वो एस्ट्रोमा होता है। इसमें राइबोसोम्स होते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं, लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं, और यहाँ पे एक DNA भी बना देते हैं, क्योंकि ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। इसमें एक कोवैलेंटली क्लोज्ड DNA होता है, CCC DNA, कोवैलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर DNA। ठीक है। तो अब हम चलते हैं फेजेस ऑफ C3 साइकिल। तो C3 साइकिल जो है वो 3 फेजेस में कंप्लीट होता है। पहला है कार्बन फिक्सेशन, दूसरा है रिडक्शन, और तीसरा है रीजनरेशन ऑफ RUBP। सो कार्बन फिक्सेशन में क्या होता है? कार्बन फिक्सेशन में ये जो RUBP है, जिसका फुल फॉर्म है राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। ठीक है। ये एटमोसफेयर से कार्बन लेता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, और इसको फिक्स करके कन्वर्ट कर देता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फो ग्लिसरेट में, जो कि अपने आप में ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। और यही 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो है पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है C3 साइकिल। तो रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में ये काम करता है। यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम यूज होता है, और इसी स्टेप को हम बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन, क्योंकि इसने एटमोसफेयर से कार्बन लेके फिक्स कर दिया, रिएक्शन में ला दिया। ठीक है। कार्बन फिक्सेशन। वैसे मैं साइकिल अभी लास्ट में अच्छे से बनाऊंगा, डिटेल साइकिल बनाऊंगा। ठीक है। तो उतना सोचने की जरूरत नहीं है। अब ये कार्बन फिक्सेशन हो गया। अब आता है क्या? रिडक्शन फेज।
तो रिडक्शन फेज में क्या होता है कि ये जो 3 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट है, ये एटीपी को यूज करता है, ठीक है, और साथ में NADPH को यूज करता है और बनाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ये एटीपी और NADPH आए कहाँ से? एटीपी और NADPH जो है वो फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन से आए हैं। फोटोसिंथेसिस आपको पता होगा कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन 2 फेज में कंप्लीट होता है। तो जो लाइट रिएक्शन जो वाटर स्प्लिटिंग के थ्रू ये साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता है, और ये जेड स्कीम के थ्रू जो PS2 से साइटोक्रोम B6 F कॉम्प्लेक्स प्लास्टोसियानिन, फिर PS1, फिर A0 A1 FDF कॉम्प्लेक्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन पास करके NADP को NADPH में कन्वर्ट करता है, वही NADPH जो है वो यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। और एटीपी जो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता है या फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, उसके थ्रू जब इलेक्ट्रॉन पास करता है साइटोक्रोम B6 F कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसियानिन पे, तो उस टाइम पे वो 2 प्रोटॉन जो है वो स्टोमा से इधर नीचे की ओर ला देता है, साइड क्या बोलते हैं उसको, ल्यूमेन की ओर लाता है, फिर वो ल्यूमेन से बाहर जाके एटीपी जनरेशन करता है, ठीक है। अब जो ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना है, ठीक है, ये इसका जो यूज होगा वो RUBP के रीजनरेशन के लिए होगा। क्यों? क्योंकि RUBP रीजनरेट अगर नहीं होगा तो ये साइकिल कंटिन्यू नहीं रहेगी, ठीक है। तो बिकॉज हमें ये साइकिल कंटिन्यूअसली चाहिए, कार्बन फिक्सेशन हमेशा होते रहता है, तो यहाँ पे हम जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है उसको हम यूज करते हैं RUBP के रीजनरेशन के लिए, और इस प्रोसेस में जो है ATP यूज होता है, ठीक है। अब ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, अब चलते हैं एक्चुअल साइकिल पे। यहाँ पे ये मैंने एंजाइम का नाम नहीं बताया, यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होता है। तो इसको हम या तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं या सिंपल GDH लिख देते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे मैंने फुल फॉर्म यहाँ लिख रखा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। ठीक है। और एक और एंजाइम यूज होता है यहाँ पे, ग्लिसरेट काइनेज। वो मैं अभी जब रिएक्शन बताऊंगा डिटेल में तो वहां पे आप देख लोगे, ठीक है। चलते हैं फिर एक्चुअल रिएक्शन पे। ये देखो, मैं इसी की बात कर रहा था कि ये साइकिल देख के ना बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि ये कहाँ से आया, क्या आया, कैसे हुआ, क्या हुआ। बट साइकिल बहुत सिंपल है। वैसे मैं अभी खुद से ही बनाऊंगा, एक एक स्टेप बना के दिखा के समझाऊंगा, आपको क्लियर समझ में आएगा सारा चीज। बट मैं एक इस डायग्राम का मतलब क्या बोले ओवरव्यू दे देता हूँ या सिंपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। अदरवाइज मैं अभी मैंने ब्लैंक पेज ले रखा है, मैं बनाऊंगा, ठीक है। उसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो देखो यहाँ पे जैसे RUBP हो गया, RUBP CO2 को ले रहा है, 3 फॉस्फेट ग्लिसरेट बना रहा है, ठीक है। सिमिलरली ATP ADP लेके ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3,20 फॉस्फेट बनाता है, और NADPH यूज करके ऐसे ऐसे करके सारा है। मैं आपको ना सिंपल समझाता हूँ, इसमें शायद आपको कंफ्यूजन हो जाए, बट मैं एक एक स्टेप समझाता हूँ, तब आपको भी समझ आएगा और परेशानी भी नहीं होगी। तो हम शुरू करते हैं पहले फर्स्ट स्टेप से, जो कि कार्बोक्सिलेशन है या कार्बन फिक्सेशन है। तो इसमें RUBP लिए, 3 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP लेते हैं, ठीक है, एंड सेम 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 ऐसे आया, प्लस H2O भी रहता है इसमें, ठीक है। अब ये बनाता है, ये 5 कार्बन के 3 मॉलिक्यूल हो गए तो 15 कार्बन, और ये 3 कार्बन, टोटल 18 कार्बन हो गए। तो ये बनाएगा 6 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फो ग्लिसरेट, जो कि 3 कार्बन के हैं। तो यहाँ पे इंजाइम कौन सा यूज हो गया? रूबिस्को एंजाइम हो गया, और कार्बन फिक्सेशन ये स्टेप हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो है
यहाँ पे ये एटीपी यूज करेगा कितना, 6 एटीपी यूज करेगा, और 6 एडीपी प्लस पीआई जनरेट होगा, और यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट को जनरेट करेगा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 6 × 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट। पेन में कुछ इशू आ रहा है, चल नहीं रहा ढंग से पेन, देखता हूँ मैं इसको क्लास के बाद। ठीक है, अगेन ये जो है, अब NADP यहाँ पे एंजाइम यूज होगा, ग्लिसरेट काइनेज। ठीक है, ये जो है NADPH को यूज करेगा जो कि लाइट रिएक्शन से आया है। ठीक है, उसको NADP में कन्वर्ट करेगा, NADP+ में, और ये बना देगा 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, दिखा देता हूँ। ये लिखा था ना मैंने शॉर्ट फॉर्म में, ये शॉर्ट फॉर्म में यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, ग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब ये जो है पूरा स्टेप, ये जो पूरा स्टेप है यहाँ तक, ये हो गया रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन के बाद अब हमने क्या देखा था कि रीजनरेशन होगा। रीजनरेशन किसका होगा, RUBP का, क्योंकि RUBP यहाँ पे यूटिलाइज हो गया, और ये इंपॉर्टेंट है साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए। तो अब इस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल-3 फॉस्फेट को देखते हैं। पहले एक मॉलिक्यूल जो है वो चला जाएगा डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे में, या यूं क्या है कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस में। कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस में। ठीक है, अब बचे कितने, 5 मॉलिक्यूल बच गए। तो 5 में से 2 मॉलिक्यूल जो है ग्लिसरॉल-3 फॉस्फेट के, वो चेंज हो जाएंगे डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, DHAP में। 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। एंजाइम कौन सा यूज हो गया यहाँ पे, TPI, ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज। ठीक है, अब ये जो 2 मॉलिक्यूल बने हैं, एक मॉलिक्यूल यहाँ से आएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ DHAP। ठीक है, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल-3 फॉस्फेट। ये बना देंगे फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, और यहाँ पे जो एंजाइम होगा यूज, वो एंजाइम यूज होगा ट्रांस अल्डोलेज। ठीक है, अब ये फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है, ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा वो फॉस्फेटेज एंजाइम यूज होगा, फॉस्फेटेज। अब ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है, अगेन ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और ये जो है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो ये दोनों आएंगे, ऐसे मिलेंगे, एक बनाएगा, मतलब दोनों मिलके एक बनाएगा जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, और इधर से बनेगा ये एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट।
थोड़ा सा, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे, लाइनिंग थोड़ी सी वो गड़बड़ हो गई, मैं अभी सही कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। ये ऐसे, ठीक है, इरिथ्रोज फोर फॉस्फेट, ठीक है। ये जो है वो 5 कार्बन का है, ये जो है वो 4 कार्बन का है। अब यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज हुआ है, यहाँ पे एंजाइम यूज हुआ है ट्रांस कीटोलेज, ठीक है। तो टोटल मॉलिक्यूल कितने यूज हो गए इसके, G3P के? 1 मोल यहाँ भी यूज हुआ है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा बस, ये ऐसे, ये 1 मोल यहाँ भी यूज हुआ है, ठीक है। बन गया ये जेलुलोज और ये इथेरोज। अब जो एक मॉलिक्यूल ऑफ डीएचएपी यहाँ बचा, यहाँ पे देखो 2 मॉलिक्यूल ऑफ डीएचएपी है, 1 मॉलिक्यूल यहाँ भी यूज हुआ है, ठीक है। डीएचएपी का 1 मॉलिक्यूल बचा हुआ है अभी, वो 1 मॉलिक्यूल जो है वो आके इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के साथ मिलके बना देगा क्या, 4 कार्बन का ये है, 3 कार्बन का ये है, तो 4 3 7, तो सेडो हेप्टुलोज, पेन कुछ इशू कर रहा है, आई विल चेक इट। 7 फॉस्फेट, 7 बिस फॉस्फेट, सॉरी, नॉट ओनली 7। Oh shit, 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 shit. 17 बिस फॉस्फेट, ठीक है। अब ये 17 बिस सेडोप्लेट 17 बिस फॉस्फेट है, यहाँ पे फॉस्फेटेज एंजाइम एक्ट करेगा। पहले यहाँ पे एंजाइम लिख देता हूँ, यहाँ पे एंजाइम एक्ट कर रहा है ट्रांस अल्डोलेज। अब ट्रांस अल्डोलेज और ट्रांस कीटोलेज एंजाइम का थोड़ा सा फंक्शन ही बता देता हूँ क्या करते हैं ये। ट्रांस अल्डोलेज क्या करता है, सिंपल तरीका याद रखने का, जैसे अल्डोलेज है तो ये क्या करेगा कि अल्डिहाइड ग्रुप जो है वहां पे एक कार्बन लाके डाल देगा। सिमिलरली ट्रांस कीटोलेज जो है वो कार्बन अल्डोलेज से उठा के कीटोलेज जो कीटोज ग्रुप होगा उस पे लाके रख देगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फॉस्फेटेज एंजाइम एक्ट करेगा, फॉस्फेटेज को हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, फॉस्फेटेज एंजाइम एक्ट करेगा और ये बना देगा सेडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, ठीक है। अब सेडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट जो है वो इस एक मॉलिक्यूल अभी बचा हुआ है, देखो ये 6 G3P मॉलिक्यूल था यहाँ पे, ये मैं पॉइंटर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 6 G3P मॉलिक्यूल था, ठीक है। एक मॉलिक्यूल इधर गया, 2 मॉलिक्यूल इधर गया, 3 मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल ये रहा, पांचवा ये रहा, अभी छठा मॉलिक्यूल है। तो ये जो छठा मॉलिक्यूल है वो सेडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट के साथ आएगा, ठीक है। और बनाएगा राइबोज 5 फॉस्फेट और राइबुलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है। ये इधर से 7 कार्बन का मॉलिक्यूल आया और इधर से 3 कार्बन का मॉलिक्यूल आया। यहाँ पे भी एंजाइम कौन सा एक्ट करेगा, ट्रांसकीटोलेज, ट्रांसकीटोलेज, ठीक है। अब हमारे पास 5 5 कार्बन के
तीन मॉलिक्यूल बचे हैं, ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल बचा है, ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल बचा है, और एक ये जेलुलोज 5 कार्बन का मॉलिक्यूल बचा है, ठीक है। तो राइबुलोज तो एट इट इज रहेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, ठीक है। और ये जेलुलोज जो है उस एपिमरेज एंजाइम को लेगा, ठीक है। जाइलोस, जेलुलोज कहाँ, एपिमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। पेन में कुछ इशू आ रहा है, मैं चेक कर लूंगा क्लास के बाद। ऐसे मोमेंट पे कर देता है ना, देखता हूँ मैं इसको सही करता हूँ। राइबुलोज 5 फॉस्फेट में ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। ये राइबोज जो है, ये भी राइबुलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टोटल कितने मॉलिक्यूल हो गए, 5 कार्बन 5 कार्बन 5 कार्बन, राइबुलोज है, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम यूज होगा एपीमरेज, और यहाँ पे एंजाइम यूज होगा आइसोमरेज, ठीक है। अब ये तीनों मॉलिक्यूल जो हैं, हमें 3 आरयूबीपी चाहिए, तो तीनों मॉलिक्यूल इवेंचुअली कन्वर्ट हो जाएंगे राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट में। एंजाइम कौन सा यूज होगा, राइबुलोज काइनेज, ठीक है। अब 3 मॉलिक्यूल हो रहे हैं कन्वर्ट, तो 3 एटीपी यूज होगा, 3 एटीपी में कन्वर्ट होगा। तो बेसिकली हमारा यही था C3 साइकिल। लास्ट में थोड़ा सा पेन का इशू हो गया, अदरवाइज और अच्छे से डायग्राम बना देता मैं। कोई नहीं, आई विल चेक इट, क्या इशू आ रहा है इसमें, सही हो जाएगा, ये कोई नया ही है, खराब नहीं हुआ है। आइदर टच का इशू आ रहा है या कुछ आ रहा है, मैं देख लूंगा, इसको सही कर लूंगा। सो ये था C3 साइकिल। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे अगर क्लास में मिले तो मैं C2, C4, कैम सब डिस्कस कर दूंगा, और आसान तरीके से समझाऊंगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ आया होगा। अब ये पढ़ने के बाद जब आप ये वाली साइकिल देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये राइबुलोज है, ये कार्बन है, मैं पॉइंटर ले लेता हूँ। ये राइबुलोज है, ये कार्बन है, एटोबिस्को के प्रेजेंस में फिक्स हो रहा है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में जा रहा है। एटीपी के प्रेजेंस में एटीपी यूज करके एडीपी बना रहा है, यहाँ पे ग्लिसरेट काइनेज एंजाइम यूज होगा, तो एक फॉस्फेट और ऐड हो रहा है, ग्लिसरेट 1,3 बिस फॉस्फेट है। सिमिलरली NADPH और NADP+, NADPH यूज करके NADP में कन्वर्ट करा है। एंजाइम है ग्लिसरॉल डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। G3 मॉलिक्यूल बना रहा है, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है ये नहीं लिखा है, 6 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एक जो है चला जाता है डिफरेंट पाथवे में, यहाँ पे ये लिख दिया ना, सुक्रोज बायोसिंथेसिस सेम चीज़ है। और यहाँ पे DHAP बनता है, DHAP, और फिर देखो यहाँ से एक एरो आता है, DHAP और ये मिलके फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाते हैं। सिमिलरली फॉस्फेटेज एंजाइम यूज हुआ तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना। ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट अगेन जो है ये ऐसे जाता है, और ये DHAP के साथ प्रेजेंस में 6 4 10 हो गए। तो यहाँ पे पूरा डिटेल नहीं है, मैं दूसरे डायग्राम में और अच्छे से डिटेल में रखा है, बट कोई बात नहीं, मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। आपको ऐसे कुछ इशू नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मैंने समझा दिया कि ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है G3P लेके जेलुलोज बनाता है और इथेरोज बनाता है। सब कुछ समझा दिया है, सेडोहेपुलोज 1,7 बिस फॉस्फेट फॉस्फेट वाला भी समझा दिया है, सब समझा दिया है। अगर फिर भी कुछ इशू हो, कोई डाउट हो, तो आप मेरे से सवाल कर सकते हैं। और मैं जाते जाते एक आपके लिए छोटा सा होमवर्क छोड़ जाता हूँ, मतलब कल फिर अगली बार जब भी मिलेंगे मैं सवाल कर लूंगा आपसे। पहला मेरा सवाल ये है कि एक ही पूछता हूँ, ज़्यादा नहीं पूछता हूँ, टाइम कम बचा है, आई गेस बहुत टाइम हो गया है। तो पहला मेरा सवाल क्या पूछूं मैं आपसे, हाँ ये बता दो कि अगर सपोज
पहले ये बताओ कि कितने एटीपी और कितने एनएडीपीएच यूज हुए फॉर वन कार्बन फिक्सेशन, या चाहिए फॉर वन कार्बन फिक्सेशन। कहाँ? C3 साइकिल, ठीक है। समथिंग इज रॉन्ग विथ दिस पेन, आई विल चेक इट। सेकंड क्वेश्चन ही पूछ ही लेता हूँ। ये अगर ये बता दोगे तो ये दूसरा क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा। सपोज करो सुक्रोज, सुक्रोज बनाना है, तो उसके लिए कितने C3 साइकिल के थ्रू, तो उसके लिए कितने एटीपी और एनएडीपीएच लगेंगे, ठीक है। एक सिंपल सा हिंट है, सुक्रोज जो है वो 12 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।